हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी जीके विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम अपने चैनल को एक नई दिशा में लेके आ रहे हैं। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और कंपटीशन से संबंधित सुपर टेट, जूनियर एडिड, पीईटी इससे संबंधित सामान्य ज्ञान और अन्य तरह के प्रश्न, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सामान्य विज्ञान, इस तरह के सारे प्रश्नों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखते रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मत भूलिएगा। आपको परीक्षा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल भाषा में दिए जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी किए जाएंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित है। जैसे भारत में शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर कई आयोग गठित किए जाते रहे हैं, तो मैं उनका डिटेल ना दे करके यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दूंगा और क्वेश्चन के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है। आपके लिए एक पहला प्रश्न है यहाँ पर। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। हार्टोग कमेटी कब अस्तित्व में आई? हार्टोग सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये सन 1929 यानी कि 1929 में इस कमेटी को बनाया गया था और ये उस समय जो भारत में कार्यरत भारतीय परिणियत आयोग को की सहायता के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इसमें इस कमेटी ने आपको दिया गया है, इस कमेटी ने प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करने की सिफारिश भी की थी। चलिए अगला है। इसमें इस केंद्रीय समिति की सिफारिश के परिणाम अनुरूप केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 में की गई थी, जो कि फिलिप हार्टोग ने इस कमेटी के गठन के लिए संस्तुति अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी 1935 में। जो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा हार्टोग कमेटी। हार्टोग का पूर्ण नाम सर फिलिप हार्टोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धा योजना कब बनी? चलिए मैं वर्धा योजना के बारे में आपको बता देता हूँ। वर्धा एक जगह है। ये जो वर्धा लिखा हुआ है, ये वर्धा एक महाराष्ट्र में जगह है और वहाँ पर 1937 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्षता में गांधी जी ने वहाँ पर भारत की व्यवस्था पर विचार करने के साथ साथ अपनी जो बहस थी उसको एक नया मोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पर कहा कि भारतीय शिक्षा के बारे में भी कुछ विचार प्रस्तुत किए जाएं। वहाँ पर सभी विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी। तो यानी कि ये वर्धा योजना कब बनी? वर्धा योजना 1944 में 1937 में इसका निर्माण किया गया। गांधी जी ने वहाँ पर प्रमुख विद्वान डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनसे आग्रह किया कि आप भारत के लिए शिक्षा योजना का निर्माण करेंगे और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। ये प्रमुख सबसे बड़ी चीज़। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य एमपीडब्ल्यू का मतलब होता है मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, हस्तकला उत्पादन कार्य। वहाँ पर इस बात पर प्रमुख जोर दिया गया था कि जो हमारी शिक्षा है व्यवसायिक उद्देश्यों को भी पूरा करने वाली हो, यानी कि इसमें हस्तशिल्प अर्थात हस्तकला उत्पादन के लिए भी अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी कमेटी पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा निर्मित थी? एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी कमेटी, ये आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी कमेटी पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा निर्मित थी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और ये कमेटी का समय आपको दिया गया है 1937, जबकि हार्टोग का क्या समय था 1929 टू 1929। इसका टाइम कितना था 1935। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी कमेटी पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा निर्मित थी। तो ये जो वर्धा योजना थी ये पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा निर्मित थी, क्योंकि भारतीय कांग्रेस में इसके गठन का प्रस्ताव किया गया था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन को ही दिया गया था इसका कार्य। तो इसको हुसैन समिति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सार्जेंट योजना कब आई थी? सार्जेंट योजना सन 1944 में। ये जो आपकी तीनों कमेटियां हैं एक के बाद एक क्रम से लगी हुई हैं। पहली कमेटी हार्टोग कमेटी कब आई थी? 1929 में। दूसरी कमेटी आपकी वर्धा योजना कब आई थी? 1937 में।
और तीसरी योजना आई थी आपकी सार्जेंट योजना। ये कब आई थी? 1944 में। और ये तीनों ही योजनाएं आज़ादी से पूर्व की हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस कमेटी ने 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी? 6 से 11 वर्ष तक के, अब जो इस वर्तमान में जो चल रहा है वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए है, लेकिन उस समय पहली बार 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव आया था। वो था सार्जेंट योजना, राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो थी उस समय की। यानी कि अपनी जो वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा योजना है वो 1986 से लागू की गई। 1968 में योजना अस्तित्व में आई। 1967 में सर कोठारी आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश किस कमेटी ने की? ये प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर होगा सार्जेंट योजना। अगला प्रश्न है, सार्जेंट योजना के बाद कौन सी कमेटी बनी? दोस्तों सार्जेंट योजना को 144 वर्षों के लिए लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में एक खैर समिति को बना करके, खैर समिति, ये रहा आपका आंसर, खैर समिति को बना करके, और ये 44 वर्षों से पहले ही 16 वर्षों से पहले, मतलब 16 वर्षों में ही इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। तब तक आज़ादी की भी घोषणा हो गई थी और इससे पहले ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी और भारत को आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी क्लीमेंट एटली के द्वारा। अब यहाँ पर फिर से भारतीय शिक्षा को नया मोड़ देने की बात आती है। तो आज़ादी के बाद भारत सबसे पहले कौन सी आयोग समिति बनी? आपको पता होगा 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई और आज़ादी के बाद भारत में एक नई समिति का निर्माण हुआ। उस समिति का नाम क्या था? राधा कृष्णन आयोग। पहले तो उसका मैं समय याद रखना होगा। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949। अगर आपको ये याद रहेगा कि आज़ादी के तुरंत बाद, तो इससे आपको किस सन को याद करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है? राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन के बारे में आप जानते हैं ये कौन है? हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। ये बहुत ही विद्वान रहे हैं और इन्होंने अपने विचार वो सक्षम शिक्षा के शैक्षिक में इनका बहुत दर्शन आता है। चलिए, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि राधा कृष्णन आयोग भारत में सबसे पहले कौन सा आयोग आज़ादी के बाद आपका आया कौन सा? राधा कृष्णन आयोग। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। अगला, कौन सा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए बनाया गया? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विशेषता जो है राधा कृष्णन आयोग की वो यही है। राधा कृष्णन आयोग मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए, इसने जितना भी काम किया है अधिकतर काम उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए किया है। इन्होंने सबसे पहली बार 180 दिन के अध्यापन कार्य की सिफारिश की थी। चलिए आपको मैं इनके बारे में विशेषता थोड़ी बता देता हूँ। पहली विशेषता क्या थी? इनकी सिफारिश के आधार पर, यानी कि 1948 और 49 में राधाकृष्णन आयोग गठित हुआ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1953 में यूजीसी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। और 1953 के बाद 3 साल बाद 1956 में यूजीसी को स्वायत्त संस्था बना दिया गया, यानी कि अपने निर्णय सिर्फ स्वयं लेने के लिए इसको स्वतंत्र कर दिया गया। दूसरा उनकी सिफारिश थी सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। उन्होंने उच्च शिक्षा में बताया, उच्च शिक्षा में 3 चीज़ों को समावेश करना आवश्यक है। पहला सामान्य शिक्षा, जो सामान्य जीवन के बारे में सामान्य जीवन की जानकारी देती हो, ऐसी शिक्षा के बारे में उन्होंने बात कही। दूसरा उन्होंने ये बताया कि आपको किस आयोग ने शिक्षा को समवर्ती शिक्षाओं की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, इसको आप स्टार भी लगा लीजिए। कौन सा कि किस आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो ये कौन सा आयोग था? राधाकृष्णन आयोग। किस सन में आया? 1948 से 49 में आया था। अच्छा, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब और किसने कराया? शिमला शिक्षा सम्मेलन भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद 1971 में हुआ था, लेकिन ये वो शिमला सम्मेलन नहीं है, ये दूसरा शिमला सम्मेलन है। ये जब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा की, लॉर्ड कर्जन मैकाले की शिक्षा नीति का घोर विरोधी था और उसने खुलकर उसका विरोध भी किया। वही मैकाले जिसने निषेधन का सिद्धांत, अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत स्थापित किया था।
तो भारतीय शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन आप याद रखेंगे 1901 में हुआ था, और वो भारत पाकिस्तान समझौता वाला तो शिमला समझौता हुआ था वो 1971 में हुआ था शिक्षा सम्मेलन। अब हम यहाँ पर चर्चा करना चाह रहे हैं शिमला सम्मेलन में, शिक्षा सम्मेलन में क्या हुआ, देखते हैं। ये जो करजन के समय में हुआ था शिमला शिक्षा सम्मेलन, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड करजन थे। लॉर्ड करजन का जो टाइम पीरियड था वो आपका था 1899 से, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज किए देता हूँ, ये रहा इसका कलर, इसको हटा दीजिए। हाँ, तो क्या था, लॉर्ड कर्जन वायसराय जो थे उनका जो कार्यकाल था वो आपका 1899 से 1905 तक था। और 19 कार्यकाल के दौरान जो प्रमुख कार्य की, एक बार मैं उनको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, कुछ कार्य हैं। एक तो 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1900 जो पुरानी बिल्डिंगों को संरक्षण रखाव की जाता है, उसी के बाद ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अच्छा, 1901 में शिमला सम्मेलन हुआ। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई, और 1904 में, हाँ, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष रैले को, सर थॉमस रैले को बनाया गया, इसलिए इस आयोग का नाम रैले आयोग या रैले कमीशन भी कहा गया है। और इसके तुरंत 2 वर्षों बाद विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। विश्वविद्यालय जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला का शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था, उसमें ये भारतीयों से गोपनीय रखा गया, इसलिए इस सम्मेलन का काफ़ी विरोध किया गया, किंतु भारतीयों के दबाव के आगे करजन को झुकना पड़ा। हालांकि उसका कार्य तो ये अच्छा था शिक्षा के प्रति, लेकिन वहाँ पर भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने की वजह से इस कार्य का विरोध किया गया। और जब 1904 में विश्वविद्यालय आयोग 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का निर्माण किया गया, वहाँ पर 2 भारतीयों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर हम आपको अगला पॉइंट, ये देखो 2 अगले प्रश्न है आपका। पहला, विश्वविद्यालय आयोग रैले कमीशन के नाम जाना जाता है, ये कब स्थापित किया गया, 1902 में। और दूसरा पॉइंट ये भी आपको सामान्य ज्ञान के रखना चाहिए कि पुलिस आयोग की भी स्थापना करजन के समय हुई, वो भी 1902 में ही हुई। और 1904 में क्या हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग। और अधिनियम में क्या होता है, आयोग में कमीशन बैठाई जाती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो मिलकर के कुछ फैसले लेते हैं। अधिनियम उन फैसलों को नियम के रूप में लागू किया जाता है। तो यानी 1902 में आयोग बना और 1904 में ये कमीशन लागू किया गया। अगला प्रश्न है, रैले कमीशन में शामिल 2 भारतीयों के नाम लिखिए। हम देखिए, जब भारतीयों ने शिमला सम्मेलन का विरोध किया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में, फिर उनके विरोध को देखते हुए 2 भारतीयों को जगह दी गई। वो कौन कौन से 2 भारतीय थे, इनका नाम भी पूछ सकते हैं। नंबर 1 पहला नाम है आपका गुरदास बनर्जी, और दूसरा नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये उस समय के विद्वान व्यक्ति रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, आपको समझ में आ गया होगा, लॉर्ड कर्जन ने सबसे मैकाले की शिक्षा का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति भी वही था, और इसने ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कुछ प्रयास किए। तो पहला प्रयास ये था, शिमला सम्मेलन कराया उसने, लेकिन शिमला सम्मेलन गोपनीय रखा गया, यानी कि समाचार पत्रों और सबसे दूर रखा गया इन चीज़ों को, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि उसमें कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसके दबाव के चलते 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना, और आयोग में गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी को सदस्य के बतौर शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपका, विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्यापन के कब से शुरू किया गया, इस चीज़ को आप और देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्वविद्यालय में शिक्षण अध्यापन कार्य कब से शुरू किया गया। सन 1902 में जो सिफारिश की गई थी, जो ये विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, जो विश्वविद्यालय कमीशन आया, उसने ये सिफारिश की कि पहले इस विश्वविद्यालय का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना, डिग्री बांटना और मॉनिटरिंग करना था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि आप का विश्वविद्यालय हैं, इसलिए आपको उदाहरण देना होगा और एक बेस्ट एजुकेशन के लिए, शिक्षण कार्य के लिए कुछ विशेष कार्य भी करने होंगे, जो कि महाविद्यालयों में यानी कॉलेजों में उनका अनुसरण किया जा सके।
तो इसलिए सन 1902 में दो में सिफारिश हुई। 1904 में जब अधिनियम लागू हुआ तब से ये निर्णय हुआ कि यूनिवर्सिटी में भी शिक्षण का कार्य किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड के द्वारा जो बनाया गया एक प्रपत्र लाया गया उसको वुड डिस्पैच कहते हैं। इसका समय कितना था? 1854। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हंटर कमीशन कब बनाया गया? जरा हंटर कमीशन के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हंटर कमीशन आपने वुड डिस्पैच को वुड डिस्पैच कब आया आपका? 1854 में आया। हंटर कमीशन जब हंटर वुड डिस्पैच के बाद जो शिक्षा नीति थी, इसको भारत की शिक्षा का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन कहा जाता था। वुड डिस्पैच के कार्यों की समीक्षा के लिए हंटर कमीशन का लाया गया। कब लाया गया? 1882 में, 1882। और इसने उसके कार्यों की भी समीक्षा की और कुछ अपने निर्णय भी दिए। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्रम आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले आपके लिए हमने कौन सा बताया था? चलिए अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को हम। हाँ जी, हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? दोस्तों, ये पहला ऐसा अधिनियम कमीशन था जिसमें सर्वाधिक भारतीय सदस्यों को रखा गया था। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। हंटर कमीशन में कितने सदस्य? आप याद रखना होगा, 8 सदस्य। इस प्रश्न को आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वह कौन सा कमीशन था जिसमें सर्वाधिक सदस्य थे? तो कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। कितने सदस्य थे यहाँ पर? 8 सदस्य थे। और वैसे आपको अभी जैसे पहले बताया था हमने, विश्वविद्यालय आयोग में कितने कमीशन सदस्य थे? हमारे 2 सदस्य थे भारतीय, इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। और इससे पहले हमने वर्धा योजना बताई थी। वो वर्धा योजना में क्या था? वो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा ही निर्मित थी और उसकी अध्यक्षता भी भारतीयों ने ही की थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की शिक्षा नीति कब बनी और किस सन में लागू की गई? अरे सॉरी, कोठारी आयोग कब बना? कोठारी आयोग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उसी की देन है। यानी कि 1964 में आया था ये, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते 1966 में इसकी रिपोर्ट आ पाई थी। 1966 में इसकी रिपोर्ट आने के बाद 1968 में भारतीय शिक्षा नीति। तो कोठारी आयोग कब बना? 1964 में। और 64-66 आपको दो रोटे मिक्स करके दी जाएंगी। 1964 में ये बना आपका, और 1968 में शिक्षा नीति आ गई थी। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 68 का आप उल्टा कर दीजिए 86। तो आपको 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू की गई, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगभग 34 वर्षों के बाद अब बदला हुआ है। कौन सी शिक्षा नीति के द्वारा? आधुनिक शिक्षा नीति, जिसको आजकल आप चर्चा में पढ़ रहे हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश किसने की? के कस्तूरीरंगन, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारी भारतीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और कुछ नए बदलाव के साथ ही इस नीति को प्रस्तुत किया। सरकार ने इसको 2021 में लागू करने का फैसला लिया है। तो आपका प्रश्न था कोठारी आयोग कब बना? कोठारी आयोग आपका 1964 में बना। भारत की शिक्षा नीति कब बनी? 1968 में निर्माण हुआ इसका। और किस सन में लागू की गई? तो आपके दिया गया सन 1986 में लागू की गई, 68 में आपकी बन गई थी। और इसको अगर भूल भी जाते हैं तो आप एक सन याद रखिए, उसका पलट लीजिए। तो 68 के बाद 86, यानी छोटी 68 है और बड़ी आपकी 86 है। तो अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षा नीति कब लागू की? इसका पाठ्यक्रम क्या है? ये बहुत पूछा जाता है कभी कभी। आधुनिक शिक्षा नीति आपको बताया 2021 में लागू की गई, लेकिन इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या है? 5+3+3+4, ये जो है इसमें आपको अधिक चर्चा अगली वीडियो में मैं करता हूँ। और आधुनिक शिक्षा नीति को सिफारिश
लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो आपकी के कस्तूरीरंगन समिति। कौन थे ये? सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज थे। एक प्रश्न आपको बहुत अधिक मोस्टली पूछ लिया जाता है, वो प्रश्न क्या है आपका? अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत किसने दिया था? अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत दिया लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स ग्रांट। ये मैं अगले वीडियो में आपको फिर डिस्कस करूँगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सबसे बड़े स्टार्ट करने वाले कौन थे? चार्ल्स ग्रांट। लेकिन लोग मैकाले को समझते हैं। 1813 के चार्टर में पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए बजट में कुछ प्रावधान दिया गया। वो कितना था? 1 लाख रुपए का। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।